તો અમદાવાદના સાબરમતી રિવરફ્રન્ટથી નદીમાં કૂદીને આત્મહત્યા કરનારી આયશાનો વિડીયો વાયરલ થયા બાદ સમગ્ર દેશમાં ચર્ચાયો છે। લોકો સોશિયલ મીડિયામાં આયશાને ન્યાય આપવાની માંગ લગાવી રહ્યા છે। હવે આયશા આપઘાત કેસમાં રોજ નવા વળાંકો આવી રહ્યા છે। ઓરિકા ન્યૂઝે આયશાના ઘરે જઈ તેના માતા પિતા પાસેથી તમામ માહિતી મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, જેમાં આરોપી પતિ આરીફ આયશાને બેરહેમીથી માર મારી તેના પર અત્યાચાર ગુજારતો હોવાની માહિતી સામે આવી છે। ઉલ્લેખનીય છે કે આયશાના વકીલે આયશાએ આપઘાત કરતા પહેલા લખેલું પત્ર રજૂ કર્યું હતું, જેણે આત્મહત્યા પહેલા આયશાએ પોતાના પતિના નામે લખ્યું હતું અને પત્રમાં આયશાએ સમગ્ર આપવીતી લખી હતી। एक પછી એક યુવતીઓના ઉપર જે અત્યાચારો છે તે અત્યાચારોને વધવાનો જે ક્રમાંક છે એક પછી એક વધતો જઈ રહ્યો છે। અત્યાચારો વધી રહ્યા છે, પરંતુ તેના ઉપર રોક લગાવવામાં ક્યાંક ને ક્યાંક નથી આવતું તેવું સ્પષ્ટપણે આંકડાઓ પ્રમાણે લાગી રહ્યા છે। અત્યારે અમે ખાસ કરીને વાત કરી રહ્યા છે આયશાની। અમદાવાદની અંદર વટવા વિસ્તારમાં રહેતા આયશા નામની યુવતી, આ એ જ આયશા છે જેણે 25 તારીખે ખાસ કરીને 25 ફેબ્રુઆરીએ સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે ઝંપલાવી આત્મહત્યા કરી છે। એ જ આયશાના ઘરે અત્યારે અમે ઉપસ્થિત છીએ। જે પ્રકારના દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો, આ એ જ આયશાનું ઘર છે, જે અહીંયા મોટી થઈ છે, નાનપણથી જ અહીંયા રમી છે, ભણી છે, ગણી છે, મોટી થઈ છે। આ એનો મોહલ્લો છે। આ જ મોહલ્લામાં એ આયશા નાનપણમાં રમતી હતી, અહીંયા જ તે ભણતી હતી ને ભણી ગણીને મોટી થતી હતી। આ એ જે ઘર છે એના ઘરમાં અત્યારે આપણે એમના ઘર ખાતે ઉપસ્થિત છીએ। ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો એમના પિતાશ્રી અને એમના જે વકીલ છે તે વકીલ આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે। તેમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરશું। ઘટના બની, કઈ રીતે આ ઘટના બની તેનો મુખ્ય જવાબદાર અત્યારે પોલીસના ગિરફ્તમાં છે। મુખ્ય કારણ શું હતું, કયા પ્રકારનો આ ઘટના બની અને ક્યાંક ને ક્યાંક કયા અંશે એવી તકલીફ પડી કે આજે એ વસ્તુને ઝેલવાનો વારો તેમના માતા પિતાને આવ્યો છે। એમના જે પિતા છે આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે, તેમના સાથે વાત કરશું। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की घटना थी? आप दुखी हम समझ सकते हैं, लेकिन कुछ अगर पूछा जाए तो। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के सबसे यही कहता हूँ, मेरी बच्ची की जो घटना हुई उसके बाद और घटनाएं हो रही है। मेरी बच्ची ने आत्महत्या की है, लेकिन आत्महत्या नहीं की, कुर्बानी दी है और उसके लिए एक आगाज़ उसने आवाज़ उठाई है। और मैं बड़ी बड़ी संस्थाओं से यही कहता हूँ कि एक सेफ आइसास करके उठाओ, एक ऐसा बनाओ कुछ। आपको आधी रात को भी मेरी ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत है मैं आऊँगा। मेरी ज़िंदगी का मैंने मकसद बना लिया है। मेरी बेटी तो बन गई, उसको फांसी भी देंगे ना तो नहीं आएगी, लेकिन मेरे हर धर्म की बच्ची, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सब बच्चियाँ मेरी आयशा है। जो मेरी बच्ची के साथ हुआ वो किसी बच्ची के साथ ना हो। और किसी भी बच्ची को कोई भी ऐसी तकलीफ़ है तो प्लीज़ मेहरबानी करके हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आत्महत्या मत करो। अगर मुझसे जितनी आप मुझसे कांटेक्ट करो, मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपको पूरा न्याय दिलाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल, आज जिस प्रकार की आप बात कर रहे हैं, इंसाफ दिलाने की बात है, इसीलिए आज ओरिका न्यूज़ आपके वहाँ आया है। ये घटनाएं अगर बात की जाए तो कहाँ से शुरू हुई और कितने समय से ये चल रही थी? क्योंकि बहुत समय निकल गया ये घटना को लेकर। आज वो घटना जो घटी है काफ़ी दुख का माहौल है। और ये आयशा के न्याय की अगर हम बात करें तो पूरा गुजरात उसके न्याय की मांग कर रहा है। आप क्या कहोगे, कितने साल से घटनाएं बन रही थी? ये तो शादी के बाद से ही उसका अफेयर कहीं से पकड़ा गया था, किसी लड़की से वो चैटिंग कर रहा था। मेरी लड़की BA करके उसकी मैंने शादी की थी, तो उसने जाहिर सी बात है नई नई बहू होगी तो अपने माँ बाप को ही बोलेगी। वो माँ बाप से बोला, उनका सारा परिवार एक संयुक्त में रहता है, तो उसके सामने उसकी बेइज्जती जैसा उसने लड़के ने महसूस किया और कहता है कि तूने मेरी बेइज्जती करा दी। और उसके बाद से वो त्रास देने लगा, पैसे मांगने लगा। उस दिन से वो सारी घटनाएं शुरू हो गई और हमें तो ये चीज़ का पता भी नहीं था कि इसके साथ क्या हुआ है। यानी समझो बस उसके बाद से सब ये शुरू हो गया। 2018 से ये घटनाएं घट रही थी, जिस हिसाब से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई थी। 2018 से लेकर 21 तक की बात की जाए तो तीसरा साल चल रहा है, बहुत एक लंबा समय हो गया। उस समय दरमियान कहीं आपको आयशा ने बताया हो उसको लेकर, अगर आपने पुलिस कंप्लेन की हो, किस पुलिस थाने में आपने कंप्लेन की थी, किस प्रकार की कुछ कार्यवाही की गई? सब कार्रवाई की गई है। कब कब की गई है वो आप मेरे वकील साहब बैठे हैं, तारीख के साथ आपको बताएंगे। मुझे इतना सब याद नहीं है मैंने कब फरियाद की, क्या कौन सी तारीख को क्या घटना घटी। मैं, मेरे घर वाले
कुछ बताने के लायक नहीं है, ना मुझे कुछ याद है। सारी हमारे वकील बैठे हैं, वो सारी डिटेल आपको तारीख के साथ बताएंगे। एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, जिस वक्त मतलब उन्होंने खुदकुशी की, उस वक्त आपसे उस दिन आपसे बातचीत हुई थी? जी हुई थी ना, वो तो वीडियो क्लिप चल भी गई है ना, उस तो वीडियो क्लिप चल गई, आपने सुना होगा। हमने इतनी हमारे मजहब की कस्में दे दी, कलाम पाक हमारे इस्लाम में सबसे बढ़कर कलाम पाक, हमने उसकी कसम दे दी, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की कसम दे दी, गौस पाक की कसम दे दी कि बेटा तू घर आ जा। वो लड़की क्या कहती है कि आरिफ मुझे कहता है कि मैं तुझे किसी भी रूप में अपनाऊंगा नहीं, तुझे मरना हो तो मर जा, लेकिन एक वीडियो बना के मुझे व्हाट्सएप पे दे दे कि मुझे कानून ना पकड़े। तो वो लड़की कह रही है कि मैं आरिफ को वो बना के भेज चुकी हूँ और अब मुझे नहीं जीना, अब मैं नहीं, ज़िंदगी से नफरत हो गई। मैंने सब बातें उससे की। इससे ये जाहिर होता है कि वो वीडियो पहले बना चुकी है और उसने सिर्फ आरिफ के व्हाट्सएप पे भेजा था और ये व्हाट्सएप पूरे अहमदाबाद में किसी के पास नहीं था। अब ये फैला तो उन्हीं लोगों ने फैलाया है। हम लोगों के किसी के घर पे हमारी सिर्फ फ़ोन पे बात हुई, वीडियो मेरे पास क्या पूरे अहमदाबाद में किसी के पास नहीं था। ये सब उन्होंने फैलाया क्योंकि उनको ऐसा लगा कि अब हम तो बच जाएंगे। उसने जो कहा है लड़की के कि सारे कब उसके फेवर में बयान दे दिए, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि वो लड़की ने वो आखिर इतनी बड़ा घटना हो करूँगी मैं तो कम से कम एक बार तो बात करेगी। तो उसने बात की, लेकिन मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर उसने वो कदम उठा दिया। બિલકુલ ખૂબ જ દુઃખદ ઘટના કહી શકાય કે આજે આયશા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત નથી અને ચોક્કસથી એને લઈને આજે સમગ્ર ગુજરાત નહીં પરંતુ સમગ્ર દેશ જે છે ક્યાંક ને ક્યાંક ન્યાયની માંગણી કરી રહી છે। आप ये बताइए कि इसको लेकर आपने कभी पुलिस कंप्लेंट पहले कभी की थी और की थी तो कौन सी जगह की थी? वटवा में की था, हमारा एरिया वटवा पुलिस स्टेशन लगता, वहाँ की है। 498 की डोमेस्टिक हुई है, 125 हुई है। और कब हुई, क्या लड़की के साथ घटना हुई, हमने कब कब उसको पैसे दिए, कब कब हमारे समाज के लोग आकर लेके गए, ये सारा डिटेल इसके अंदर लिखा हुआ है। हमको तारीख अभी याद नहीं है। ये सब हमने किया है, ये हम कबूल करते हैं और ये सब है हमारे पास। और ये हमारे वकील, ये केस के सिलसिले से हमने ये वकील साहब को रोका हुआ था, जफ़र साहब, और इनके पास सारे कागजात है। आप इनसे सवाल करिए कौन सी घटना कब हुई, आपको तारीख के साथ बताएंगे। बिल्कुल हम समझ सकते हैं ऐसे समय में बातचीत करना एक मुश्किल सा हो जाता है, लेकिन उनकी माताजी हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे माताजी ये जो घटना हुई है उसको लेकर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बेटी तो मर गई, लेकिन अब दूसरी आयशा को कोई ऐसी तकलीफ ना हो, उसके लिए विनती है सरकार से कि कुछ आगे आए और उसकी मदद करे। आपने न्याय की मांग की है, आज जो है उसका रिमांड पूरा हुआ है, जो आरिफ है उसका, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। બિલકુલ, તો જે છે એક કહી શકાય કે બહુ મોટા પાયાની જે છે તે ક્યાંક ને ક્યાંક સજા આપવામાં આવે ત્યારે બીજી કોઈ આયશા જે છે તે આવી પ્રકારની ઘટનાઓથી શિકાર ના થાય તે ક્યાંક ને ક્યાંક ચોક્કસથી તેમના પરિવાર દ્વારા માંગણી કરવામાં આવી રહી છે। આપણે એમના વકીલ છે જફર ખાન, તેમની સાથે આપણે વાત કરશું। आप उनके वकील हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की कार्यवाही जो है अभी चल रही है? आज तोहमतदार आरिफ को कोर्ट में पेश किया गया था 12:30 बजे के करीब, और आईओ ने उसका फर्दर रिमांड नहीं मांगा। इसकी वजह से नामदार कोर्ट ने उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। अभी वो जेल के अंदर है। पहले 5 दिन का रिमांड मांगा गया था, लेकिन 3 दिन का रिमांड दिया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? पहले 5 दिन का रिमांड मांगा गया था, उसके अंदर आईओ ने डिमांड की थी कि जिस मोबाइल से आयशा ने उसको जो वायरल मैसेज कराएगा, वो मैसेज उसने जो वीडियो उसने कहाँ वायरल करा है, उसमें कोई छेड़छाड़ करी है कि नहीं है, सोशल मीडिया में उसको कोई अप्लाई किया है कि नहीं किया है। इसकी वजह से मोबाइल को सीज करने का बाकी है, मोबाइल इसने कहीं फेंक दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसकी वजह से दिन 5 की मांगनी करी थी, लेकिन नामदार कोर्ट ने दिन 3 का रिमांड मंजूर करा था। और आज रोज़ तारीख 6/3 को 12:30 बजे नामदार कोर्ट में उसको रजू किया गया। आरिफ को तो फर्दर रिमांड की मांग नहीं की गई थी, वो तो उसको जेल कस्टडी में भेज दिया गया। एक बार आपके थ्रू ये भी कहा गया था कि पहले भी उसके ऊपर पुलिस फरियाद हुई थी, पकड़ा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जामीन पे छोड़ दिया गया। क्या लगता है आज जामीन पे छूटने की वजह से तो कहीं ना कहीं ये घटना नहीं घटी? बेशक अगर उसको 498 के अंदर अगर थोड़ा कड़े कदम उठाए गए होते
तो शायद ये घटना नहीं घटी होती। तो फिर क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार की सजा की आप मांग कर रहे हैं? अभी जो 306 की जो सेक्शन एप्लीकेबल हुई है उसमें सरकार से हमारी गुजारिश है कि उसको मैक्सिमम सज़ा हो और ये कोर्ट के अंदर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नियुक्त किया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस को चला के तात्कालिक सज़ा दी जाए ताकि समाज के अंदर इसका दाखला बैठे और जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं ये पति के तराश से, वो पति डर जाए और पत्नियों को तराश देना बंद करे ताकि आत्महत्या का सिलसिला बंद हो। ચોક્કસથી તો આત્મહત્યાના સિલસિલો બંધ થાય તેવી ચોક્કસથી જે લોકો દ્વારા માંગ કરવામાં આવી રહી છે। ત્યારે એક લાસ્ટ सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, जो एक लेटर मिला है वैसा उल्लेख आप द्वारा किया गया था, क्या था लेटर और क्या उस लेटर में किस बात के प्रकार की उल्लेख की गई है? लेटर में आयशा ने उसके पति को संबोध के लिखा था कि आरिफ, तुमने जो मुझ पर शक किया था कि मेरा अफेयर आसिफ के साथ है वो बिल्कुल सरासर गलत है। आसिफ मेरा भाई है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तुम मेरा मामा का लड़का हैगा, वो मेरा भाई है, तो जो आपका शक है वो बिल्कुल गलत है। मैंने आपके इसके बारे में कितनी बार आपसे बात करने की कोशिश करी, हज़ारों बार फ़ोन किया, लेकिन आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, आपने मेरी बात का ध्यान नहीं दिया। आज खास करके पुलिस कस्टडी में भेजा गया है, क्या लगता है अब आगे की किस प्रकार की कार्रवाई होगी? अब आरिफ को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। अगर आरिफ सेशंस कोर्ट में जामीन अर्जी रखता है या टेम्परेरी बेल फाइल करता है तो उसके अंदर हम हाजिर होकर उसका विरोध करेंगे और उसकी जामीन रद्द कराने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो जामीन रद्द कराने की आप कोशिश करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके द्वारा किया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी जो बात का उल्लेख किया गया था कि कहीं ना कहीं आरिफ का भी कहीं ना कहीं कोई क्या किसी के साथ अफेयर चल रहा है। क्या लगता है किस प्रकार का अफेयर था और कहीं ना कहीं वो अफेयर के कारण तो नहीं ये घटना घटी? बिल्कुल सही बात है। आरिफ जब आयशा उसके पियर ससुराल में थी जालौर, जब आरिफ उसकी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पे बात करता था और वो आयशा के सामने ही बात करता था। आयशा को उसका दुख था, तो जब आयशा ने उसके ऊपर ये बोला कि तुम किसी और से प्यार करते हो, तब आरिफ ने आयशा पे इल्ज़ाम लगाया तेरा भी आसिफ के साथ अफेयर है, खोटा इल्ज़ाम लगाया। और जो उसके पेट में जो प्रेगनेंसी थी उसको लेकर भी उसके पूरे परिवार ने उस पर इल्ज़ाम लगाया और उसको इतना मारा, 6 दिन तक मारा, इतना मारा कि उसकी आंख में खून जमा हो गया था और उसकी वजह से ही आयशा का और उसका मन दुख हुआ था और आयशा बैक टू प्रेग्नेंट हुई थी। ચોક્કસથી તો હવે છેલ્લામાં આપણે એમના પિતા સાથે એક છેલ્લો સવાલ કરશું કે मैं आपको एक आखिरी सवाल करूंगा कि क्या कहना चाहते हैं, पैसों की अगर मांग की जाती थी तो अभी तक कितने पैसे की मांग की गई, आप द्वारा कितने पैसे उनको दिए गए? पैसों की मांग तो ज़्यादा की गई थी, 1.5 लाख रुपया मैं दे चुका हूँ। कितने सालों में आप दे चुके हैं? एक साथ मैंने 1.5 लाख रुपये दिए उनको, और वो कब दिए वो तारीख इसके अंदर विवरण में है। लास्ट में आप उड़ी का न्यूज़ गुजरात के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं न्याय को लेकर के, आयशा को किस प्रकार का न्याय मिले और जो आरिफ है जिसको सजा दिलाना चाहते हैं किस प्रकार की सजा मिले? सबसे पहले तो मैं गुजरात पुलिस का धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद ही नहीं, मुझे गर्व है गुजरात की पुलिस पे कि जिसने 2 दिनों के अंदर ही उसे इतने बड़े इंटरनेशनल आरिफ हो गया था तो तब भी हमारी गुजरात पुलिस ने पकड़ लिया। हम अपने मुख्यमंत्री जब अपने रूपाणी साहब का आभार करता हूँ, गृह मंत्री जाडेजा साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। वो जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ कि वो पूरी तरह ऐसा कानूनी तौर पे मुझे साथ देवे कि ये आरोपी किसी भी हाल में छूटना नहीं चाहिए, इसे फांसी नहीं उसे जन्म टीप की सजा मिलनी चाहिए। ચોક્કસથી તો આ હતા તેમના પિતા અને તેમના વકીલ, તેમની સાથે આપણે વાત કરીને તેમનું પણ ચોક્કસથી એક જ વાતનું કહેવું છે કે જે આરિફ છે તેને ખાસ કરીને પોલીસ દ્વારા 5 દિવસની રિમાન્ડ માંગવામાં આવી હતી, પરંતુ કોર્ટ નામદાર કોર્ટ દ્વારા જે છે તેને 3 દિવસની રિમાન્ડ કરવામાં આવી હતી અને આજે તે રિમાન્ડ પૂર્ણ થયું છે। એટલે ચોક્કસથી તેમની માતા પિતાની માંગણી એક જ છે અને તેમના વકીલની પણ માંગણી એક જ છે કે તેમને કડકમાં કડક આરિફને સજા કરવામાં આવે અને ક્યાંક ને ક્યાંક એવું કહી શકાય કે એવી સજા કરવામાં આવે કે જે લોકો છે તે બીજા લોકો પણ આ રસ્તે ના ચડી જાય અને ક્યાંય બીજા આયશાને તે રસ્તે આત્મહત્યા કરવાનો જે રસ્તો છે તે ન અપનાવવો પડે। આપણા સાથે પાડોશી છે, પાડોશી પણ સાથે પણ આપણે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરશું કે सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम नसरीन बानो है।
क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की घटना थी? यहाँ पर आयशा बचपन से ही खेल कर बड़ी हुई है, यहीं पर वो खेली कूदी है, यहीं पर पढ़ी है, उसका घर है, आप उनके पड़ोसी हो। आपने कहा करीबन 20 से 25 साल से आप जानते हो। किस प्रकार की घटना रही? दुखद घटना है, लेकिन क्या कहना चाहोगे? यही चाहेंगे कि उसको न्याय मिले लड़की को। लड़की बहुत अच्छी थी, जो उसके ससुराल वाले जो उसके ऊपर एफसेप लगाते हैं कि लड़की गलत थी, गलत होने के कारण जो इतने अच्छे उसके मार्कशीट है, उतनी अच्छी उसकी पढ़ाई थी, लड़की ख़राब नहीं थी, लड़की एक नंबर थी, बस मांगनी उसके ससुराल वालों की पैसों की थी। अब ये लियाकत भाई के पास जितने हो सके तो उन्होंने 1.5 लाख रुपए तो केस हमारे सामने बैठा के दिए थे कि भाई शायद हमारी लड़की का पैसों से घर हो जाए, पर वो तो नहीं हुआ। अब न्याय सरकार से सबसे यही है कि उसको न्याय मिलनी चाहिए बस। आपने कहा आप ही के सामने खेल कर बड़ी हुई, क्या लगता है आपको कभी भी ऐसा लगा था कि यह लड़की कभी ऐसा कर सकती है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। उसको तो उसके आदमी ने उसको इस तरीके से उस्काया है, उसको दिल में इतनी लगी है उसकी, हालांकि उससे वो बेतहासा मोहब्बत करती थी। आरिफ 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 को वो आरू करके बुलाती थी। जो लड़की अपने आप को मीरा साबित कर रही है, उसका जो लेटर मिला है, उस लेटर के अंदर उसने जो मीरा का उल्लेख करा है, तो वो मीरा वो और कोई लड़की गर्लफ्रेंड नहीं है, वो मीरा जो कृष्णा की मीरा है, वो उसने जाहिर किया अपनी बात के अंदर। तो वो उससे बेतहाशा मोहब्बत करती थी। उसको खुद को ही पता था कि मैं जो ये बोल रही हूँ, वीडियो वायरल हुआ है, तो उसके अंदर उसको मरने की कोई आशा नहीं थी, पर उसने इस तरीके से उसको उस्काया, इस तरीके से उसको बोला कि उसको मजबूरन हो के उसको आत्महत्या करनी पड़ी। लास्ट में न्याय की बात करें तो आप क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार का न्याय मिलना चाहिए? न्याय तो लड़की को ऐसा मिलना चाहिए कि ज़िंदगी भर उसको जेल में ऐसा एहसास होवे कि मेरे को काश इस लड़की को मैंने अपना लिया होता तो आज मुझे जेल में नहीं रहना पड़ता, और न्याय कड़क से कड़क उसको सज़ा मिलनी चाहिए। पहले भी पुलिस कंप्लेन हो चुकी थी, हाँ। जैसे पिता का कहना है, तो कार्यवाही को लेकर क्या कहना चाहोगे, क्या आप जानते हैं इसके बारे में? कार्रवाई में बस ये लॉकडाउन लड़ गया था, नहीं तो उस टाइम तो हो सकता था, कुछ ना कुछ इस चीज़ का निकाल हो सकता था। उसके ऊपर 498 हुई थी, वटवा पुलिस स्टेशन से हुई थी, पर ये लॉकडाउन था, इस वजह से कुछ कोर्टें बंद थी, उस वजह से सब कुछ लेट हो गया है। તો ચોક્કસથી માત્ર ને માત્ર એવું જ કહેવું છે, એ જ પ્રકારની માંગણીઓ છે કે વટવા પોલીસ સ્ટેશનમાં જે છે તે અગાઉ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક કાર્યવાહી જો ના થઈ હોય તેવું સ્પષ્ટપણે તેમની વાત પરથી લાગી રહ્યું છે. ન્યાયની માંગણીઓ તેમના પરિવાર અને તેમના પાડોશીઓ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. આજે આરીફને તે જે છે તે 3 દિવસના રિમાન્ડ પૂર્ણ થયા છે. મહત્વની વાત એટલી જ છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક જો પોલીસે પોતાની કામગીરી જે છે તે યોગ્ય રીતે કરી હોય તો આજે જે છે તે આયશા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત હોય. ચોક્કસથી તેમનું એક જ કહેવું છે કે પોલીસ ફરિયાદો અગાઉ પણ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક લોકડાઉનને લીધે જે છે તે પોલીસ ફરિયાદ ક્યાંક ને ક્યાંક કર્યા પછી કાર્યવાહી જે છે તે ક્યાંક ને ક્યાંક અટકી ગઈ હોય. હવે માત્ર ને માત્ર તે લોકોનું એક જ કહેવું છે કે હવે જે છે તે આયશાને સંપૂર્ણપણે ન્યાય મળવું જોઈએ, અને એમના પિતા અને આયશાના વકીલનું એ કહેવું છે કે જે આરીફ છે તેને ક્યાંક ને ક્યાંક હવે જે છે તે આજીવન જે છે તે કેદ થવી જોઈએ. હવે જોવાનું એ રહેશે કે કયા પ્રકારની સજા કરવામાં આવે છે અને કયા પ્રકારથી આરીફને જે છે તે આગળની કાર્યવાહી તેની સાથે કરવામાં આવશે. કેમેરામેન રાજ ભાવસાર સાથે પ્રેમ ચોબે, ઓરિકા ન્યૂઝ, અમદાવાદ.